हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ लिया था हमारा बेसिक एज्यूम्पशन ऑफ अकाउंटिंग के, ठीक है ना। आज हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, एज्यूम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। इस मान्यता के अनुसार यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में निरंतर चलता रहेगा और बंद नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही चीज़ मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलेगा। हम कभी भी बिजनेस की अकाउंटिंग इस बिहाफ पे नहीं करते हैं कि हम 1 महीने के लिए बना रहे हैं, 2 महीने के लिए बना रहे हैं कि हमारा 1 साल बिजनेस चलेगा उसके बाद बंद हो जाए। नहीं, आप हमेशा अकाउंटिंग इसी बिहाफ पे करते हो कि आपका जो बिजनेस है कंटिन्यू सालों साल चलता रहेगा। इसके आधार पर लेखापाल व्यवसाय के माल एवं संपत्ति के मूल्यों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकन नहीं करता है, ठीक है ना। जो भी लेखापाल अकाउंटेंट होता है वो अपनी असेट्स और लायबिलिटीज जो रहती है उसको बाजार की वैल्यू पर इसकी एंट्री नहीं की जाती है। संपत्तियों पर हास्य की गणना इनके बाजार मूल्य पर आधारित न होकर अनुमानित जीवन काल पर आधारित होती है, ठीक है ना। जो भी हमारी असेट्स होती है उस पर जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास होना। मतलब कोई भी आपकी संपत्ति होती है उसका धीरे धीरे क्या होता है, घिसाव होता है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम होता है। जैसे गाड़ी बोल सकते हैं, गाड़ी हो गया आपकी, ठीक है ना। आपने देखा होगा, आप 1 लाख की गाड़ी ले लो, अगर वो शोरूम से निकलने के बाद आप अगर उसको वापस भी बेचोगे तो वो 1 लाख रुपए में नहीं जाएगी, उसका प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्डिंग है कि आप 1 लाख में ले लो, वो जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग घिसती नहीं है कि वो जैसी वैसी जमीन है कि वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मशीन हो गई, गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें ऐसी एसेट्स होती है जो एक टाइम बाद ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर आपने कोई गाड़ी ली है तो आप उसको कितने साल चलाओगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है ना। एक टाइम पीरियड बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है। असेट्स जो रहती है उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है उससे मायने नहीं रखता है। चलो ठीक है, आपने एक बाइक ली, जिस समय वो ली थी वो 70,000 रुपये की थी, ठीक है ना, 70,000 रुपये की थी। आज के टाइम पर 2 साल बाद में उसका प्राइस बढ़ गया और वो 80,000, तो आप क्या उसको 80,000 में बेचोगे? ऐसा हो सकता है, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट ईयर में बाइक की कीमत मार्केट में, नई बाइक की कीमत हो गई है कि 1 लाख रुपये, तो आप तो ये सोचोगे कि हाँ मैंने 70,000 में खरीदी थी, अब मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसी भी हाथ पे यहाँ पर होता है, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो एक टाइम पीरियड बाद उसकी धीरे 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 वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? गाड़ी है, चला तो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है तो वो घिसाती जाएगी। तो उसका टाइम कितना हो गया? 10 साल। आप कितना मान के चलोगे कि ये गाड़ी है 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब मैंने 70,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करे थे तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका डिप्रिसिएशन। यहाँ पर जो भी आप असेट्स की वैल्यू नापी जाती है इसको एक संपत्ति के या फिर बोल सकते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से ही इसकी वैल्यू निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा है 7 ही वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले अंतिम खाते फाइनल अकाउंट में अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय एवं अनुपार्जित आय इस समायोजन का लेखा किया जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों का भी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉर्मल सी बात है, ऐसे खर्चे जो बाकी हैं आपके देना, ठीक है ना। किसी को 2 महीने की सैलरी देना बाकी है, 1 महीने की सैलरी देना बाकी, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको फाइनल अकाउंट में लिखना पड़ता है कि भैया मेरे को अभी भी 2 महीने की सैलरी देना बाकी है, कि मैंने अभी किराया नहीं दिया तो किराया देना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने किसी को एडवांस दे रखा, आपने रेंट एडवांस में पेड कर दिया, आपने वर्करों की सैलरी एडवांस में दे दी, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने इनको एडवांस दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो आपने कमाई हो, ठीक है ना, लेकिन मिली नहीं हो, जैसे कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये अलग से वाली इनकम हो गई। तो इन सारी चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि लेखापाल ये जानता है कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और ये समायोजन भविष्य में समायोजित करने के लिए जाएंगे। वह व्यवसाय बंद होने की संभावना के आधार पर लेखे करना बंद नहीं करता है, ठीक है ना। वो कभी ये नहीं सोच के चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो रहा है, अकाउंटिंग हमारी ख़त्म हो रही, नहीं। वो यही सोच के चलता है कि हमारा बिजनेस है जो कंटिन्यू चलेगा और आगे तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने किसी को सैलरी नहीं दी, 2 महीने की सैलरी नहीं दी, ठीक है ना। जैसे बोल सकता हूँ कि आज ये अक्टूबर गया, नवंबर, तो नवंबर दिसंबर की मैं मेरे वर्करों को सैलरी नहीं दूंगा और दिसंबर बाद में बंद कर दूंगा मेरा बिजनेस, ठीक है। ये मान के चलता, तो इस बिहाफ पे कोई अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग ये होती है अगर आपने नवंबर दिसंबर की सैलरी नहीं दी है तो आप उसको आने वाले साल में दोगे, तो वो सारी चीज़ें फाइनल अकाउंट में लिख कर आप आगे वाले साल पे ट्रांसफ़र कर दो। क्यों? क्योंकि दिसंबर में आप अपना अकाउंट क्लोज कर दो कि चलो ठीक है दिवाली आ रही,
आप दिवाली पे अपना अकाउंट क्लोज करने वाले होगे, ठीक है। आपने वर्करों को सैलरी नहीं दी है तो आप अगले साल के अकाउंट पे शिफ्ट कर दोगे कि यार इनके 2 महीने की सैलरी बाकी होगी, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, ठीक है ना। अब वो लेना देना सब कहाँ चले गया है, अगले साल पर, ठीक है ना। अगर एडवांस दिया है तो ऐसा तो है नहीं आपने अगर 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी तो आप आगे जाके काटोगे नहीं, ठीक है। तो ये भी एडजस्टमेंट कहाँ चले गया, अगले महीने पे, ठीक है ना, अगले अकाउंटिंग पे। तो इसलिए यहाँ पर बिजनेस को हमेशा क्या मान के चला जाता है कि बिजनेस जो है वो हमारा कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। फोर्थ पॉइंट आता है लास्ट वाला, एज्यूम्शन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इस मान्यता के अनुसार निरंतर चलने वाले व्यवसाय के लिए वार्षिक लेखे तैयार करना चाहिए। यदि अवधि की मान्यता को ध्यान नहीं रखा जाए तो व्यवसाय के लाभ लाभ का ज्ञान नहीं हो पाएगा। संक्षिप्त अवधि के व्यवसायों के लिए जीवन अवधि की ही लेखा अवधि मानी जाती है, जैसे प्रदर्शनियों अथवा मेलों में लगाया गया व्यवसाय का मौसमी व्यवसाय, ठीक है। अब टाइम पीरियड होता है, हर बिजनेस का अपना एक टाइम पीरियड होता है, टाइम से ही चलते हैं। नॉर्मली बात है, हम बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, कोई बिजनेस फर्म चला रहा है तो साल भर के बेस पे चलाए जाते हैं, ठीक है ना। बट कुछ ऐसी फर्म होती हैं जो एक सीजनल रहती है, ठीक है ना, जो सीजन के हिसाब से ही चलाई जाती है। कि जैसे बोल सकते हैं अभी दिवाली आ रही है, ठीक है, तो दिवाली के टाइम पर अभी मार्केट में कौन सा सीजन चल रहा है, ये बोल सकते डेकोरेटर आइटम, डेकोरेटिंग के आइटम ज़्यादा बिक रहे हैं, रंगोली बिकेगी, पटाखे बिकेंगे, मिठाइयाँ बिकेगी, कपड़े बिकेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कपड़े का बिजनेस तो ऐसा जो 12 महीने कंटिन्यू चलता है। बाकी पटाखे होंगे 12 महीने चलते क्या, नहीं चलते। डेकोरेटिंग का सामान है 12 महीने चलता है क्या, नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, सीजनल बिजनेस होगा, दिए हो गए, ठीक है। तो उस तरीके से इसके बाद क्या आ जाएगी, संक्रांति आ जाएगी, तो संक्रांति पे पतंग का बिजनेस हो गया, ये सीजनल हो गया। उसके बाद फिर होली आ जाएगी, होली पे रंगों का बिजनेस हो गया। तो ये सारे सीजनल बिजनेस हैं। तो सीजनल बिजनेस की अकाउंटिंग क्या जो रहती है ना, वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से कितना टाइम पीरियड लगता है रंगोली बेचने का, और इसके लिए आपको 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना, ठीक है ना। अगर कोई बड़ी कंपनी है कि आपकी जो रंगोली बनाती है कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो 3 महीने का टाइम लेके चलती है कि 3 महीने में हमने पूरी अकाउंटिंग कितने की करेगी, सिर्फ 3 महीने की, ठीक है ना। हमने आज इतना माल खरीदा, इसको बनाकर बेचकर पूरा कंप्लीट करने में 3 महीने का निकला, और 3 महीने की अकाउंटिंग स्टार्ट करके हमने क्लोज कर दी पतंग बनाने का। उसके बाद उन्होंने दूसरा अकाउंट स्टार्ट कर, ठीक है ना। अब उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, पतंग बनाएंगे, ठीक है ना। रंगोली का काम बिजनेस खत्म हुआ, पतंग पे आ जाएंगे, पतंग का बिजनेस खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग किसकी करेंगे, होली के रंगों। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से अपने अपने अकाउंटिंग भी चेंज करते जाते हैं। एक पीरियड खत्म हुआ, टाइम पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद फिर दूसरा टाइम पीरियड पे दूसरी अकाउंटिंग दूसरे बिजनेस के लिए, ठीक है। बिजनेस उनका यही है कि काम करना, लेकिन कौन सा काम करना है, सीजनल बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष की होती है, किंतु अवधि का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर एवं व्यवसाय के स्वामी के लेखांकन संबंधी आधार उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। नॉर्मल वाली बात है, हम सारा अकाउंटिंग किस पीरियड में बनाते हैं, 1 साल के पीरियड में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो पूरे साल में आप 4 बिजनेस करते हो तो चारों की एक साथ अकाउंटिंग कर लो, या फिर चारों की अलग अलग अकाउंटिंग भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अवधि की मान्यता के आधार पर एक अवधि विशेष के व्यवसाय की प्रगति एवं वित्तीय स्थिति की तुलना दूसरे अवधि विशेष की वित्तीय स्थिति से की जा सकती है। व्यवसाय की लागत, व्यवसाय कार्य क्षमता तथा व्यवसायिक लाभ की वार्षिक तुलना के आधार पर व्यवसाय संबंधी विभिन्न योजनाएं बनाई जा सकती है। इन्हीं कारणों से लेखांकन अवधि की मान्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। इसी कारण से हमारा टाइम पीरियड माना जाता है। आप चाहो तो पूरा साल का रख के लेके चलो, ठीक है। आप 6 महीने का रख लो, आप 4 महीने का रख लो, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, आप जो टाइम पीरियड लेकर चलोगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायना रखता है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर का पॉइंट आ जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो दे रखेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है वो आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, दोहरा लेखा का सिद्धांत। यह लेखांकन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक लेन देन या सौदों का प्रभाव 2 खातों पर पड़ता है। इसी सिद्धांत के आधार पर एक पक्ष का नाम डेबिट किया जाता है तो दूसरे पक्ष का नाम जमा, क्रेडिट, दोनों ही पक्षों में समान राशि लिखी जाती है। इसी सिद्धांत के आधार पर चिट्ठे, बैलेंस शीट के दोनों पक्षों में संपत्ति, असेट, दायित्व, लायबिलिटीज का योग बराबर आता है। अतः व्यवसाय के समस्त लेन देनों का लेखा द्विपक्षीय स्वरूप में किया जाता है। मैंने आपको जनरल एंट्री के वीडियो में भी यही सारी बातें बताई थी कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है हमेशा 2 बिहाफ पे की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ मानी जाती है कि अगर एक चीज़ आ रही है तो दूसरी जा भी तो रही है। ये नहीं मानते हम लोग कि एक चीज़ आई है, ठीक है। ये मानेंगे कि एक आई है तो दूसरी गई है। आपने किसी दुकान पे गए, कोई सामान खरीदा, ठीक है। आप कपड़े की दुकान पे गए, आप कपड़े खरीद के लेकर आते हैं, ठीक। तो
तो कपड़े खरीद कर लाना और पैसे देकर आना दो चीज़ हो रही है, एक काम नहीं हो रहा, ठीक है ना। पहले ये चीज़ क्या आती थी, हम लोग अभी तक तो ये मानते थे जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करते, हम तो कपड़े खरीद के लेकर आए, ठीक है। कपड़े तो खरीद के लाए, पैसे भी तो देकर आए हो आप, वो भी तो सोचो कि पैसा भी आपने दिया है, दो काम करें, कपड़ा लिया है और पैसा दिया है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम ही लागू होता है। आप कभी भी कोई सा भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके दो ही इफेक्ट पड़ते हैं, एक डेबिट में पड़ता है, क्रेडिट में पड़ता है, मतलब एक चीज़ आएगी एक चीज़ जाएगी। अब इसी के साथ क्या होता है, जब ये चीज़ लिखी जाती है तो डेबिट और क्रेडिट, अब नॉर्मल सी बात है, आपने 500 रुपये की शर्ट खरीदी, ठीक है ना, तो 500 रुपये दिए और शर्ट ली, दोनों का प्राइस सेम है, 500 देने का और शर्ट खरीदने का। प्राइस में ऐसा तो हुआ नहीं कि उसने 500 की शर्ट है आपको 400 में पकड़ा दिया, फिर 400 वाली शर्ट आपने 500, हमें उससे मतलब नहीं, हमने तो 500 रुपये में वो चीज़ खरीदी, वो भले मार्केट में 1 लाख रुपए की मिले या 10 रुपये की मिले, हमें मतलब हमने 500 रुपये में वो चीज़ खरीदी है, तो 500 रुपये की उसकी बिल, तो डेबिट में भी 500 आएंगे और क्रेडिट में भी 500। इसी के बेस पर हमारा जो लास्ट अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें भी यही सारी चीज़ें होती है। असेट्स और लायबिलिटीज़ के दोनों कॉलम इसी बिहाफ पे ही बराबर आते हैं, ठीक है ना। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम में चलोगे तो कभी भी बैलेंस हमारा बराबर नहीं होता है, इसीलिए दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, बराबर लेके चलते। यह हो गया इसका पहला प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिलेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एविडेंस, प्रमाणक की जांच योग्य वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन की विषय सामग्री की सत्यता की जांच उपलब्ध प्रमाणकों द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणक बाह्य प्रमाणक भी कहलाते हैं, जिनके आधार पर वित्तीय व्यवहारों के लेखे किए जाते हैं। इन प्रमाणकों से लेखा का सत्यापन तथा वस्तुएं माल संपत्ति का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है। अब मेन चीज़ क्या आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको वेरीफाइड करनी पड़ती है। जरूरी है कि एक ही चीज़ से हमारे पास जो आया हमने लिख दिया तो वही सही हो गया या सत्य हो गया, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ छूट जाती है, कि मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए हमारे पास में डबल ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब डबल ऑप्शन कैसे बोल सकते हैं हम लोग, जिससे आपके पास में कहीं से कैश पेमेंट आएगा, ठीक है। तो कैश पेमेंट आया है तो, या फिर ये बोल सकते हैं कि मेरे पास कहीं से पैसा आया है, ठीक है, 1 लाख रुपए आएंगे। अब आपको उसमें से आधा पेमेंट तो याद है कि कहाँ से आया और आधा पेमेंट आप भूल गए हो, ठीक है, नहीं समझ में आया कहाँ से वो, चलो ठीक है, आपने लिख भी दिए 1 लाख रुपए, लेकिन आपको ये नहीं पता कहाँ से आया और कैसे आया, ठीक है। तो इसके लिए आप देख सकते हो अगर आपने अकाउंटिंग क्या आज इन व्यक्तियों के नाम से पैसा लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, तो इन्हीं व्यक्तियों ने दिया होगा और कोई नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा, ठीक है ना। आपको किसी को देना, आपने 10,000 रुपये दिएंगे, ठीक है, तो आपके पास आपने 10,000 रुपये दिए होंगे तो कहीं तो लिखे होंगे, ठीक है ना। उन लोगों को कोई स्लिप तो दी होगी जिसको पैसे दिए, या फिर जिनसे पैसे लिए उन लोगों को कोई स्लिप तो दी होगी आपने, तो आप बिल बुक चेक कर सकते हो कि आपके यहाँ से पैसा आया, इतने लोगों को दिया है, ठीक है। आपने अगर किसी को सैलरी दी और आपने लिखी नहीं है, ठीक है, तो कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास में जिसकी सैलरी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि नगद क्रय की गई सामग्री का सत्यापन नगद रसीद द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। अगर आपने कोई सामान परचेस करा है तो उसकी रिसिप्ट आपको कहाँ मिलेगी, कैश रिसिप्ट में। भाई ये पैसा माल दिया है तो उसकी एंट्री तो आपने कैश बिल बना के दिया होगा उसको, ठीक है ना। साथ ही इसे बीजक इनवॉइस में भी कह सकते हैं, या फिर पहुंच रसीद डिलीवरी चालान भी सहायक होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने नगद खरीदा है माल तो उसके लिए आपको बिल मिला होगा, ठीक है, बिल नहीं हुआ है तो इनवॉइस होगा, ठीक है ना, वो भी नहीं आएगा तो डिलीवरी चालान होगा। कुछ तो डॉक्यूमेंट होंगे, क्योंकि एक चीज़ खरीदने पर अलग अलग चालान बन सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अलग अलग रिसिप्ट बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट पे, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेखांकन के इस सिद्धांत के अनुसार संपत्तियों को लेखा उस मूल्य पर किया जाना चाहिए जिस मूल्य पर उन्हें प्राप्त किया गया। इसमें परिवहन व्यय, स्थापना के व्यय में उसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यय भी शामिल किए जाते हैं। पुस्तकों में लेखा करते समय वास्तविक मूल्य का लेखा ही होना चाहिए, न कि व्यवसाय के दृष्टिकोण अथवा बाजार मूल्य के कम या अधिक होने का। जैसे व्यवसायी को एक दुकान की अत्यधिक आवश्यकता है और वह इसे 1,50,000 रुपये में ₹1,50,000 खर्च करने को तैयार है, किंतु उसे वह दुकान 1,25,000 रुपये में ही प्राप्त हो जाती है, तो दुकान क्रय का लेखा 1,25,000 रुपये से ही पुस्तकों में किया जाएगा, न कि व्यवसाय द्वारा अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये व्यय करने के दृष्टिकोण से, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट देखा जाए, ठीक है, बाजार में क्या चल रहा है, मार्केट रेट क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, आपने कितने में खरीदी है वो मायने रखते। और एक चीज़ याद रखना
कि जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके साथ जो खर्चा होता हैगा वो भी उसमें ही इंक्लूड करा जाता हैगा। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी है कि 1 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी है, ठीक है, उसको लाने का खर्चा प्लस उसको लगाने का खर्चा, ठीक है ना, आपने उसको लाने और लगाने में 2,000 रुपये खर्चे, तो अब वो मशीन की वैल्यू आप जब लिखोगे तो कितनी हो गई, 1,02,000 रुपये, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसको आप लेकर भी आया और उसको लगाया भी हैगा, ठीक है ना, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाती हैगी। आपने कोई मकान खरीदा हैगा, ठीक है ना, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी है आपने, 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करें, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपए उस मकान की वैल्यू, तो उसमें जो रजिस्ट्री होगी उसकी, जो आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे उसका पैसा दोगे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, आप उसकी एंट्री उसमें शामिल नहीं करोगे क्या कि अलग से भैया वो तो खर्चा लगता है, हमने 50 लाख का मकान हैगा और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री, नहीं, अब वो कीमत कितनी हो गई, 52 लाख रुपए, 52 लाख उस ज़मीन की कीमत हो गई, क्यों, क्योंकि 2 लाख रुपए आपने उसकी रजिस्ट्री में भी लगा दिए, तो उसका जो खर्चा हुआ वो भी उसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आती है, आपने जो भी प्रोसेस करी है वो उसी समय के लिए होना चाहिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपने जितना पैसा एक टाइम पर उसको खरीदने में लगाया वही उसकी वैल्यू मानी जाएगी। ये नहीं बोल सकते कि आपने 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है, 52 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है तो आप उसकी एंट्री 60 लाख से कर दो, नहीं, जो उसकी कीमत है वही। अगले साल गए तो अगले साल वो बिल्डिंग की ज़मीन की कीमत 60 लाख हो गई तो आप अगले साल उसकी बढ़ा दो, ठीक है ना, आने वाले साल पे आप उसको 70 लाख कर दो, नहीं, जो 52 लाख रुपए कीमत आपने खरीदी थी वही कीमत उसकी रहेगी, जो बढ़ रहा है उससे हमें मतलब नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आगम पहचान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकन्सिलिएशन, ठीक है। लेखांकन के इस सिद्धांत के अनुसार कोई आय या लाभ तब तक अर्जित नहीं मानी जब तक कि वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री नहीं की होती, ठीक है। बिजनेस का ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी आय या लाभ तब तक अर्जित नहीं मानी जाती जब तक कि वस्तुओं सेवाओं की बिक्री नहीं हो, ठीक है ना। आपने जब तक कोई सर्विस ना दी हो, जब तक आपने किसी को कोई पैसा ना दिया या फिर कोई सामान ना दिया, तब तक आपकी इनकम और प्रॉफिट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आप दुकान पे बैठे हो, आपके पास में पैसा आ रहा हैगा, कहीं से भी आए, नहीं मानना, क्योंकि जब तक सामान नहीं जाएगा तब तक उस पैसों की वैल्यू नहीं होगी, ना वो आपकी इनकम होगी ना प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। आप सर्विस है, आप कोई डॉक्टर हो गया, आपके पास में पेशेंट ही नहीं आ रहा है बट पैसा आपके पास में फिर आ रहा हैगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तक आप सर्विस नहीं दोगे तब तक आपके पैसा प्रॉफिट और लॉस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। व्यवसाय में जब उत्पादन कार्य होता है तब यह संभावना रहती है कि इसमें लाभ प्राप्त होगा, किंतु इस लाभ का अर्जन तब तक नहीं होगा जब तक कि उत्पादित वस्तु बिक ना जाए, ठीक है। आप कोई माल बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ठीक है, बना रहे हो, आप ये सोचोगे कि इतने रुपए में बिक जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो अंदाजा लगाने से काम नहीं होगा, जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक आपका काम प्रॉफिट नहीं आएगा। इसी प्रकार आय व्यय का लेखा उसी वित्तीय वर्ष में किया जाता है जिस वर्ष में अस्तित्व में आता हैगा, ठीक है ना। इनकम और प्रॉफिट लॉस भी उसी साल में किया जाता है जिस साल में वो इनकम और प्रॉफिट और लॉस होता हैगा। उदाहरण के लिए प्राप्त कमीशन का उपार्जन मार्च 2016 में हुआ, ठीक है, आपको कमीशन कब हुआ हैगा, उपार्जन एक्रूड हुआ हैगा 2016, किंतु उसकी वास्तविक प्राप्ति अप्रैल 2016 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में हो जाती है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, आपको उपार्जन कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, लेकिन उसकी वास्तविक कब हो रही है, अप्रैल में हो रही है। इसी दशा में इस आय का लाभ लेखा मार्च 2016 को समाप्त होने वाले अंतिम वर्ष में लेखा में किया जाएगा, ना कि अप्रैल 2016 वाले वर्ष में, ठीक है। अब क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मिला कब है, हमें मार्च में मिलाएगा। आप अप्रैल में उसकी एंट्री क्यों करोगे जब आपको मार्च में मिलाएगा, ठीक है। मेरे को मार्च में 2 लाख रुपए मिलेंगे, और या फिर ये बोल सकता हूँ 31 मार्च को मिले हैं या 30 मार्च को मिलेंगे, ठीक है ना, बट मैं सोच रहा हूँ कि अब नया साल चालू होने वाला, उसी में इसकी एंट्री करूँ, क्यों करूँ भाई, जब मुझे 30 तारीख को मिला, 31 तारीख को, तो मैं उसी साल करूँगा ना, 1 तारीख पे क्यों, क्योंकि 1 तारीख के दिन मतलब 1 सेकेंड में मेरा पूरा साल चेंज हो गया। रात को 12 बजे तक, 31 मार्च रात 12 बजे तक आपका 1 साल है, उसके बाद ऑटोमेटिक दूसरा साल चल, आप न्यू ईयर पे 31 दिसंबर के दिन रात को 12 बजे तक 2020 लिखोगे, उसके बाद में 1 सेकेंड बाद ऑटोमेटिक 2021 आपके मोबाइल पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी सी देर में टाइम पीरियड में कितना चेंजेस हो गया, तो आप भी अकाउंटिंग में ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण के सिद्धांत से आशय ऐसी परंपराओं से जिनके अनुसार लेखा कार्य करते समय सभी तथ्य एवं जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहिए, ताकि व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी संबंधित पक्षों को हो सके तथा उसमें किसी भी प्रकार का संदेह न रहे।
अपूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना। आपको जो भी चीज़ें वो सामने होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट उठा के देख सके तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि आपने गड़बड़ करी है या आपने कुछ। क्या होता है, कभी कभी आप कोई चीज़ लिखते होगे और अचानक से कोई आ जाता है तो आप उसको छुपा लेते हो, क्यों? क्योंकि आपने कोई गड़बड़ करी है, ठीक है। आप लिखो ना, अगर आप ऐसी चीज़ें लिखो जिसको कभी छुपाना ही नहीं पड़े, बल्कि बताना पड़ेगा, देखो मैंने ये चीज़ लिखी है, कितने अच्छे से लिखी है, ठीक है ना। आप अकाउंटिंग करते हो, अगर आपसे गड़बड़ हो जाती है कि कोई मिस, ये बोल सकते हैं आपने कोई एंट्री गलत कर दिया, कोई ट्रांजेक्शन आपका अमाउंट नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप उसको क्या करोगे, क्लियर करो, ताकि बाद में कभी ये ना हो कि यार ये चीज़ की दिक्कत की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत प्रेशर पड़ता है या फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हमारे पास में। आप नॉर्मल सी बात है, 1 साल के अंदर आप अगर अपने अकाउंट्स नहीं चेक करवाते हो, किसी से ऑडिटर से चेक नहीं करवाते हो, ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है आराम से एडजस्ट हो। हर साल अगर आपको 10,000 रुपये का घपला होता है, ठीक है ना, 10,000 रुपये का आपका हर साल में अकाउंटिंग में छेड़छाड़ हो रही है, और आने वाले 10 सालों में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपये। 10 साल में 1 लाख रुपये, ठीक है ना, वैल्यू तो बढ़ी है। उस समय के 10,000 रुपये अगर वो 10 साल तक आप कहीं ब्याज से भी चलाते या फिर एफडी भी करवा देते तो 20,000 रुपये हो चुके होते, मतलब डबल हो गया होता, ठीक है। आपका पैसा डबल हो चुका होता उस समय का। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना लॉस हुआ होगा। अगर एक छोटी सी करोड़ों की कंपनी अगर वहाँ 10,000 रुपये का भी ट्रांजेक्शन लॉस में जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप ये सोचो ना कि 1 रुपया भी मैं इन्वेस्ट करूँगा तो 1 रुपये से भी मैं कमाऊँगा, 10 रुपये भी लगाऊँगा तो 10 रुपये से भी मैं कमाऊँगा, ठीक है ना। तो आपका अकाउंटिंग इसी पे आपका होना चाहिए कि पूरी तरह से वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आप कभी भी किसी को भी अकाउंट बता सको तो किसी को किसी तरह के उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसी के साथ हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल कंप्लीट हो गएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा मॉडिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत। चूँकि लेखांकन सिद्धांत की सूची अपूर्ण है एवं उनमें सर्वमान्यता का अभाव है, जिसमें कुछ लेखापाल स्वयं विवेक से निर्णय लेने के लिए बाध्य होते हैं। जब जिन सिद्धांतों में लेखापाल परिवर्तन कर सकता है उन्हें लेखांकन के परिवर्तनीय सिद्धांत कहा जाता है। अब क्या रहता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो परमानेंट फिक्स नहीं है, ठीक है ना, परमानेंट फिक्स नहीं है। इसमें चेंजेस आप अपने टाइम पीरियड के हिसाब से कर सकते हो या फिर करना चाहो तो लगा सकते हो। कभी कभी अकाउंटेंट भी क्या करते हैं कि अपने टाइम पीरियड के हिसाब से या फिर अपने दिमाग से कुछ नए नए मेथड निकालते और अपने अपने तरीके उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग है ये कभी भी पूर्ण नहीं है, ये अधूरी हैगी। क्योंकि यहाँ पर नए नए ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। जब अभी आप अकाउंटिंग करोगे ना, मैं आपको कितना भी फॉर्मेट बना दूंगा फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो अधूरी रहेगी, क्या इसका यूज़ तो हो ही नहीं रहा, हम इसको क्यों यूज़ करें। फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। लेखांकन के इस सिद्धांत के अनुसार कम महत्व वाली बातों या तथ्यों की उपेक्षा कर महत्वपूर्ण बातों को या तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस परंपरा के अनुसार यदि कोई तथ्य या जानकारी किसी निर्णय को प्रभावित न कर सके उसे छोड़ देना चाहिए। साफ दे रखा है उसने कि लेखांकन के इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक तत्व या महत्वता, इसके अनुसार कम महत्व वाली बातों या तथ्यों को उपेक्षा कर महत्वपूर्ण बातों या तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनको साइड में रखो और जो इम्पोर्टेंट है उनको पहले रखो, ठीक है ना। अगर आप 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आप 10 रुपये का ट्रांजैक्शन छोड़ देते हो तो वो बात नहीं आएगी, क्या ठीक है रह गया, हम बाद में लिख देंगे। बट आप 10 रुपये के ट्रांजैक्शन के चक्कर में अगर 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन छोड़ देते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखो, बाद में छोटी चीज़ें हम उसको साइड में अटका तो आप कभी भी एंट्री कर देना उसकी। उदाहरण के लिए स्टेशनरी के अंतर्गत यदि इंक पेड या स्केल क्रय किया जाता है तब उसे व्यवहारिक मानकर अपलिखित कर दिया जाता है। इनको उपयोग में न लाने पर संपत्ति की तरह इनका लेखा नहीं किया जाता है, ठीक है। अब स्टेशनरी के लिए अंतर्गत यदि आप इंक पेड या स्केल क्रय करते हो, ठीक है, आपका बिजनेस हैगा, आपने उसमें ये बोल सकते हो आपने कोई स्केल खरीदा हैगा, पेन पेंसिल रबड़ कुछ भी लेकर आप आए होगे, ठीक है। अगर उसका यूज़ नहीं हुआ हैगा, वो रखी हैगी, तो आप क्या उसको असेट्स में एंट्री करोगे कि नहीं, अब तो मेरी संपत्ति हो गई, मैं इसको बेचूंगा, है। चलो ठीक है, आप एक पेन का पैकेट लेकर आए सॉरी
आप एक पेन का पैकेट लेकर आते हो, उसमें से एक पेन यूज़ हुआ है या फिर 2 पेन यूज़ हुए, बाकी के पूरे पेन आपके पास में रखे और साल ख़त्म हो रहा है आपका, ठीक है, तो आप क्या उसकी गिनती करोगे कि नहीं यार मेरे पास 50 रुपये का पैकेट लेकर आया, 10 रुपये खर्च, 40 रुपये के मेरे पास असेट्स रखे? नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी चीज़ों को देखो ना, छोटी मोटी चीज़ों को क्यों देख रहे हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, संगतता या स्थिरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक संस्थान को वित्तीय विवरण या निर्माण करते समय उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करना चाहिए जो प्रतिवर्ष अपनाई जाती है। इस संबंध में स्थिरता का भाव होना चाहिए, जिससे विभिन्न वर्षों के वित्तीय लेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। साथ ही वित्तीय लेखों के निर्माण में यदि पुरानी रीति को छोड़कर नई या अच्छी रीति को अपनाया जाता है तो इस संबंध में परिवर्तन संबंधी टिप नोट वित्तीय विवरणों में लगा देना चाहिए। अब मेन चीज़ आती है कि आप जब भी जो अकाउंट बनाते होंगे, ठीक है ना, तो जिस प्रिंसिपल पर, जिस आधार पर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जिस बेस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वही अकाउंटिंग आप परमानेंट यूज़ करो, ठीक है ना। बट कभी ऐसा होता है कि आप पुरानी जो रीति यूज़ कर रहे हो, पुराने रूल यूज़ कर रहे हो, आपको उससे अच्छा कोई रूल मिल चुका है, तो आप एक नोट बनाकर उस चीज़ को लिखो कि मैंने इस कारण से ये वाली चीज़ें करी है, ठीक है। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो अगर आप जिस मेथड से करते हो वो करो, बट अगर आपने उसमें कोई भी चेंज करा है तो उसके साथ में एक नोट लिखो नीचे कि मैंने इस कारण से और ये वाली मेथड लगा के ये चेंज कराएगा, ठीक है। मेरा तरीका अलग हो सकता है, अदर किसी व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। मैं जिस हिसाब से अकाउंटिंग करवाता हूँ, जिस हिसाब से क्वेश्चन करवाता हूँ, शायद मेरा तरीका अलग हो, किसी और टीचर का तरीका अलग हो, ठीक है ना, चेक करने वाले का तरीका अलग हो, सबके तरीके अलग। तो आप एक काम करो ना, उस चीज़ का नोट डाल दो कि भैया मैंने इस तरीके से ये वाली मेथड लगा के ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कराएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, दूरदर्शिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य में होने वाली हानियों या संभावित दायित्वों को ध्यान में रखकर लाभ हानि का ज्ञात किया जाता है, लेकिन भविष्य के संभावित लाभों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। दूरदर्शिता की तथा सामान्यता है इस मान्यता पर आधारित है कि शुद्ध लाभ को सभी संभावित हानियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम दिखाना चाहिए। इस प्रकार आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति को भी संभावित हानियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम मूल्य पर दिखाना चाहिए तथा दायित्व आयोजकों के अधिक से अधिक मूल्य पर प्रदर्शित करना चाहिए। इस आधार पर व्यवसाय को अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। इस सिद्धांत का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन भी कहते हैं। लेखांकन के इस क्षेत्र में कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं आपको दिया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत भविष्य में होने वाले हानि और संभावित दायित्व को ध्यान में रखकर लाभ हानि का ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आप क्या करते हो यहाँ पर, जितने आपके प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, ठीक है ना, जितनी भी लॉस है या लाइबिलिटीज है, उनको देखकर ही आने वाले साल के लिए आप क्या करते होगे, प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करते होगे। लेकिन भविष्य के संभावित लाभों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। हमें कितना प्रॉफिट होगा उससे मतलब नहीं रखा जाता, हम सबसे मेन चीज़ आती है लॉस को ध्यान में रखें। दूरदर्शिता की प्रथा सामान्यतः इस मान्यता पर आधारित है कि शुद्ध लाभ को सभी संभावित हानियों को ध्यान में रखते हुए कम से कम दिखाना चाहिए, ठीक है ना। आप आपकी जितनी भी लॉस होंगे, जितनी भी हानियाँ हैं, उनको महत्व ज़्यादा दो। कारण क्या आता है कि आप ये सोच के चलोगे कि मेरे को लॉस हो रहा है तो आप उसको कम करने की कोशिश करो, प्रॉफिट हैगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आप प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में रहोगे तो शायद लॉस आपका और बढ़ जाए, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो हमेशा यही चीज़ करनी चाहिए कि आपका जो लॉस हैगा उसको कंट्रोल करो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है या फिर मुझे लास्ट ईयर इतने का नुकसान, आप उसको कवर करो ना, प्रॉफिट ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। बट प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में नहीं, प्रॉफिट बढ़ाते जाओ, शायद लॉस हो जाए, बट लॉस को कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य, जो दोनों में से कम पर करना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका फाइनल या फिर ये बोल सकते हैं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसकी वैल्यू कभी भी किस पर निकालना चाहिए, लागत मूल्य या फिर बाजार मूल्य, जो दोनों में से कम हो, ठीक है। हमेशा वैल्यू कम पे ही निकालना चाहिए। मार्केट में आपने बनाया था 2 रुपये में, ठीक है ना, और मार्केट में वैल्यू 3 रुपये की, तो आप कौन सी लिखोगे, 2 रुपये। आपने बनाया 3 रुपये में, मार्केट वैल्यू कितनी, 2 रुपये, तो 2 रुपये लिखो। देनदारों पर संदिग्ध संचय बनाना, ठीक है ना। जो डेप्टर्स होते हैं इन लोगों पे क्या बनाना, हमें जनरल रिजर्व बनाना। संभावित दायित्वों के लिए प्रावधान करना, ऐसे लायबिलिटी जो संभावित होती है, उम्मीद से कम होती है, उन लोगों के लिए अलग से नियम बनाना। संपत्तियों पर हाश की व्यवस्था करना, भैया हर साल अगर डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही बिजनेसों पे, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको सोच के ही चलना पड़ेगा कि भैया
कोई भी चीज़ है कि परमानेंट फिक्स नहीं है कि उसका रेट फिक्स नहीं है। जैसे मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, तो वो 1 लाख रुपए की कीमत की ही नहीं रहेगी आने वाले सालों में, उसकी वैल्यू कम होगी, तो मेरे को डिप्रिसिएशन भी उस पर चार्ज हमेशा करना पड़ेगा। हर साल अकाउंट बनाऊंगा, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा, ताकि उससे क्या हो, उसकी वैल्यू भी कम होती जाए और मेरा भी काम चलता रहे। क्योंकि आने वाले टाइम पर उसकी वैल्यू एक साथ में जीरो नहीं कर सकता हूँ कि मैंने आज 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और 10 साल बाद उसके लिखने ही बंद कर दूँ अकाउंट में। हर साल 1 लाख रुपए लिखते गए और बाद में पता चला मैंने उसको जीरो कर दिया। तो हर साल उसका प्राइस कम करते जाओ ना, वो भले 1 साल और एक्स्ट्रा चल जाएगी, बट उसके वैल्यू क्या करते जाओ, कम करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इस सिद्धांत के अनुसार लेन देनों और अन्य घटनाओं का लेखांकन एवं प्रस्तुतिकरण उनके सार तत्व तथा वित्तीय वास्तविकता के अनुसार करना चाहिए, न कि उनके वैधानिक प्रारूप के अनुसार। ठीक है ना। आपको जो भी चीज़ें दे रखी है, जितने भी लेन देन है, जितनी भी घटना है, उनका प्रस्तुतिकरण हमें सार तत्व, सब्सटेंस या वित्तीय वास्तविकता के अनुसार करना चाहिए। ठीक है ना। उनकी फाइनेंशियल जो भी पोजीशन हो, जिस बेस पे बना रहा है, उस पर ही करना चाहिए। अंदाज से नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे को ये वाली बिल्डिंग 1 लाख में, नहीं, हमें 1 लाख में नहीं पड़े, वो 1,10,000 की पड़े, लेकिन जो रियलिटी है उस पर ही उसकी अकाउंटिंग करना है हमें। नेक्स्ट आता है उचित समय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन सूचनाओं को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि इन प्रयोगकर्ता उनका अपेक्षित समय पर विश्लेषण कर उनकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सके। यहाँ पर टाइम पीरियड लेके चलना चाहिए आपको। ठीक है, कि जिस टाइम के लिए जो चीज़ रखी गई है उतने टाइम में वो चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उद्योग परंपरा का विचलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक लेखापाल को अपने उद्योग का वित्तीय विवरण तैयार करते समय उससे प्रचलित प्रथाओं का पालन करना चाहिए। उद्योग की प्रकृतियाँ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण लेखांकन से संबंधित दिशा निर्देशों विचलन की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसी के साथ हमारे यहाँ पर मॉडिफाइंग वाले पॉइंट भी खत्म होगा। अब हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पॉइंट है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। थैंक यू।